जयंत क्लास, हम आज अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी आज नई क्लास है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तो जैसा कि हमने कल अपनी पूरी क्लास में पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था, तो उसका आगे हमारा जो अगला जो पाषाण काल आता है वो मध्य पाषाण काल आता है, मेसोलिथिक एज आता है। तो चलो ये चालू करते हैं, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल। तो इसका समय काल जो बताया गया 1000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व या 6000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज का काल कितना है, मतलब काल खंड कितना है, काल क्रम कितना है। तो 10,000 ईसा पूर्व से 7000 या 6000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं ये 4000 ईसा पूर्व भी मिलता है। तो इसको भी देख लीजिएगा, किसी किसी बुक में ये 4000 ईसा पूर्व में मिलता है और किसी किसी बुक में ये 7000 और 6000 ईसा पूर्व मिलता है 10,000 से। तो मध्य पाषाण काल शब्द किसने दिया था, मतलब कि मध्य पाषाण काल का शब्द पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो माइकल वेस्ट्रूप, जो माइकल वेस्ट्रूप थे, इन्होंने मध्य पाषाण काल का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो मध्य पाषाण काल का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, माइकल वेस्ट्रूप ने। और जो इसका उपकरण था माइक्रोलिथिक्स की खोज, माइक्रोलिथिक्स की खोज भारत में कब हुई थी, 1867 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, विंध्याचल क्षेत्र में हुई थी। और किसने खोज की थी, CL कलाइयल ने की थी। तो माइक्रोलिथ्स जो मध्य पाषाण काल का उपकरण था, उसकी खोज भारत में 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र में या विंध्य क्षेत्र में हुई थी। और किसने की थी, CL कलाइयल ने की थी। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। जो होलोसीन युग था उसके साथ मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि भारत में मध्य पाषाण काल की शुरुआत अंत किस काल के साथ हुई, अंत किस युग के साथ हुई, तो होलोसीन युग के साथ हुई है। और सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक टूल्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक टूल्स का जो है उसका संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि कौन से उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो सूक्ष्म पाषाण काल, माइक्रोलिथिक टूल्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। और जो मध्य पाषाण काल है उसका प्रमुख उपकरण कौन सा था, चैल्सेडोनी। तो चैल्सेडोनी किसका मध्य प्रमुख उपकरण है, किसका प्रमुख उपकरण है, तो मध्य पाषाण काल का माइक्रोलिथिक एज का प्रमुख उपकरण है। और औजार बनाने की तकनीक प्लूटिंग कहलाती है। तो एक ये शब्द याद रखिएगा, प्लूटिंग। तो प्लूटिंग के किस तकनीक को कहते हैं, औजार बनाने की तकनीक को। और किस काल की है ये, तो मध्य पाषाण काल की है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, औजार बनाने की तकनीक प्लूटिंग कहलाती है। तो प्लूटिंग किस कालखंड की है, तो मध्य पाषाण कालखंड की है। और मध्य पाषाण तक हिमयुग पूरी तरह खत्म हो चुका था। जैसे हमने प्राग ऐतिहासिक काल शुरू किया था या पूरा पाषाण काल शुरू किया था, उसका संबंध हिमयुग से था, मतलब उसमें हिमयुग आता था। पूरा पाषाण काल में हिमयुग था, लेकिन जब तक मध्य पाषाण काल शुरू हुआ तब तक हिमयुग पूरी तरह खत्म हो चुका था तथा जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो गई थी। जैसे इसमें तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन से कालखंड शुरू होते होते हिमयुग पूरी तरह समाप्त हो चुका था, तो मध्य पूरा पाषाण काल। और बड़े लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त होने लगे थे। जैसे हमने पूरा पाषाण काल में देखा था कि हमारे जो औजार थे वो बड़े थे, मतलब कि जो इन्होंने उपकरण बनाए थे किसी जानवर को मारने के लिए, वो बड़े बड़े थे। क्योंकि इस समय के जो जानवर थे वो भी, पूरा पाषाण काल के जानवर जो थे वो भी बहुत बड़े बड़े आकार के थे। तो उनके मारने के लिए छोटे पत्थर तो जरूर काम आएंगे नहीं कि हाथी को छोटा सा ईंटा मार के मार दिया जाए। तो उनके लिए बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो मध्य पाषाण काल जब चालू हुआ था तो उसमें बड़े लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ छोटे लघु पाषाण उपकरण का भी इस्तेमाल होने लगा था। ये उपकरण 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। तो ये कितने लंबे होते थे, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के लंबे होते थे। तो चलिए मध्य पाषाण काल की जो बातें रह गई वो भी देख लेते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे कुछ पॉइंट बचे तो वो देख लेते हैं। इस काल को, मतलब कि मध्य पूरा पाषाण काल को अन्य नाम क्या कहा गया है, तो संक्रमण काल कहा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि कौन से काल को संक्रमण काल कहा गया है, तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा गया है। और इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मनुष्य का पशुपालक बनना था।
तो मनुष्य पशुपालक किस में बनता है? मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले किसको पालता? कुत्ता को। तो मनुष्य का पशुपालक किस कालखंड में बनता है? तो मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले किसे पशुपालक के तौर में अपने पास रखता है? तो कुत्ता रखता है। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का, जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल पक्षियों को मारने के लिए किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जल्दी किसी बुक में मिलेगा नहीं। जो ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चनों में पूछे गए हैं, लेकिन किसी बुक में आपको ये मिलेंगे नहीं। तो आइए तीनों पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल पक्षियों को मारने के लिए किया जाता था। जैसे आज के युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल होती है किसी हथियार को लंबी दूरी के लिए लंबी दूरी मारने के लिए इस्तेमाल, जो मिसाइलें होती है वो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से ही चलती हैं। भारी बमों को ले जाने के लिए भी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो उस समय छोटी तकनीक रही होगी, तो खाली पक्षियों को मारने के लिए जो इस्तेमाल की गई है वो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का सर्वप्रथम इस्तेमाल किस कालखंड में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। और क्यों हुआ? पक्षियों को मारने के लिए हुआ है। और तीर कमान का विकास हुआ, जो तीर कमान थे उसका विकास भी किस काल में हुआ? तीर कमान का मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज में हुआ है। और मछलियों का शिकार शुरू हुआ। तो 3 क्वेश्चन, ये मछलियों का शिकार कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज में। तो 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपरों में पूछे जा चुके हैं और बुकों में नहीं मिलते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल किसमें हुआ? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तीर कमान किसमें इस्तेमाल हुआ? मध्य पाषाण काल। और मछलियों का शिकार किसमें शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज में हुआ है। तो चलिए मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो पहला हमारा गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल थे जो इसके इंपॉर्टेंट थे? लखनाज, रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर इसके महत्वपूर्ण स्थल थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि गुजरात में कौन से मध्य पाषाण काल के स्थल नहीं है? तो कौन कौन हैं? लखनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर इसके प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद जो अन्य आएगा वो गुजरात का नहीं है। आंध्र प्रदेश में ऐसे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन था? नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा इसके पूरा मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। तो मध्य पाषाण काल के आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्थल कौन कौन से? नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा है। कर्नाटक में बेल्लारी में सगनकल्लू। तो बेल्लारी में कौन सा स्थान है? सगनकल्लू। वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये कब का? मध्य पाषाण काल का है। तमिलनाडु में तिन्नेवेली और टेरी समूह। तिन्नेवेली और टेरी समूह कहाँ है? तमिलनाडु में। ये किसके कालखंड के हैं? किस स्थान के हैं? प्रमुख स्थल है मध्य पाषाण काल के। बंगाल में वर्धमान, वीरभानपुर। तो वीरभानपुर जो बंगाल में है वो कौन से प्रमुख कालखंड का प्रमुख स्थल है? मध्य पाषाण काल का। एमपी में रायसेन में भीमबेटका एवं होशंगाबाद में आदमगढ़ इसके प्रमुख स्थल बताए गए मध्य पाषाण काल के। और राजस्थान में तिलवाड़ा जो बाड़मेर जिले में और बागोल जो भीलवाड़ा जिले में है, ये इसके प्रमुख स्थल है मध्य पाषाण काल के। तो ये भी देख लीजिए, ये भी पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जो आगे के पॉइंट रह गए वो आगे देखते हैं। फिर चलिए जो प्रमुख स्थल बचे थे मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के, वो देख लेते हैं। तो यूपी के मिर्जापुर में मुरहाना पहाड़। तो उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर में मुरहाना पहाड़, बगारी खोर और लेखिया, ये मिर्जापुर में है। इलाहाबाद में चौपानी मांडो और मारूडी, ये इलाहाबाद में। और प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मध्य पाषाण काल के, सराय नाहर राय से। महादा और दमदमा भी ये प्रतापगढ़ में है। तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कहाँ कहाँ? मिर्जापुर में मुरहाना पहाड़, बघारी खोल और लेखिया। इलाहाबाद में चौपानी मांडो, महरूडी और प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य पाषाण काल का क्वेश्चन अगर बनता है तो 70 से 80% क्वेश्चन सराय नाहर से बनता है। मादा और दमदमा। बिहार में पैसरा, बिहार का कौन सा है? पैसरा, जहां से मध्य पाषाण काल स्थल मिलता है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बागोल से, जो बागोल राजस्थान में, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं मध्य पाषाण काल के। तो चलिए बागोल मतलब ये आगे देखते हैं। बागोल जो राजस्थान में और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है,
से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर राजस्थान पहला ऑप्शन, अगर ये नहीं दिया होगा तो दूसरा दिया होगा आदमगढ़ एमपी। कितने वर्ष पहले? लगभग 5000 ईसा पूर्व के पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए बागौर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का, इससे बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बागौर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो वी.एन. मिश्र द्वारा बागौर का उत्खनन किया गया है। तो वी.एन. मिश्र द्वारा किस एरिया का उत्खनन किया गया है? तो क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें जहां बागौर दिखेगा वो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। और बागौर किस नदी के किनारे स्थित था? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो कोठारी नदी के किनारे कौन सा मध्य पाषाण काल का क्षेत्र स्थित है? बागौर। और ये कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल किसे कहा जाता है? बागौर को कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा? बागौर है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि महासतियों का टीला किसे कहा जाता है? तो बागौर को कहा जाता है। महासतियों का टीला किसे कहा जाता है? बागौर को कहा जाता है। नर कंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। जो सिस्टमैटिक ब्यूरल्स या अंत्येष्टि होती थी, जो हमारे जो संस्कार बताए गए उसमें सबसे आखिरी संस्कार अंत्येष्टि बताया गया है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार 16वां संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि है। तो नर कंकाल एवं अंत्येष्टि के प्रमाण कहाँ से मिले? बागौर से मिले हैं। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मध्य पाषाण काल का स्थल है जहाँ से नर कंकाल के साक्ष्य मिले? बागौर। और व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले, वो भी बागौर है। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मानव के साथ बागौर में किसको दफनाया जाता था? कुत्ते को दफनाया जाता था, क्योंकि जो पशुपालन के साक्ष्य मिले बागौर में उसमें सबसे पहले इन्होंने कुत्ता ही पाला था। तो उनकी मानता थी कि ये साथ में जो मतलब कि स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे तो इनके साथ इनका जानवर भी जाएगा और जाता था। और बागौर में बी.एन. मिश्र को 1968 और 1970 ईस्वी में लौ काल के उपकरण मिले हैं। तो लौ काल के उपकरण किसने खोजे? मध्य पाषाण काल के बागौर से। तो वी.एन. मिश्र ने खोजा, और वी.एन. मिश्र ने ही बागौर का उत्खनन किया था। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। तो वी.एन. मिश्र को 1968-1970 ईस्वी में लौ काल के उपकरण मिले हैं। और एमपी के अगला क्वेश्चन, ये तो बागौर खत्म होता है यहाँ से, तो बागौर को क्वेश्चन देख लीजिएगा। उत्खनन वी.एन. मिश्र किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल। महासतियों का टीला भी कहा जाता है। नर कंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। और वी.एन. मिश्र को 1968-1970 में लौ काल के उपकरण मिले हैं। कहाँ से? बागौर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं, और जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो रिपीटेड भी बहुत ज़्यादा बार करते हैं। तो अगला हमारा है एमपी के पंचमढ़ी। जो एमपी है मध्य प्रदेश है, वहाँ के पंचमढ़ी से इस युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं। तो किस युग के? मध्य पाषाण काल से के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और भ्रातनीर या डोलोती द्वीप रखा गया है। तो जो एमपी के पंचमढ़ी से मध्य पाषाण काल के युग के 2 शैलाश्रय मिले, उनके क्या क्या नाम रखे गए हैं? एक का नाम जम्बूद्वीप, दूसरे का नाम भ्रातनीर या डोलोती द्वीप रखा गया है। तो चलिए जो मध्य पाषाण काल के मेन पॉइंट रह गए वो भी देख लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा सराय नाहर राय, और 3 क्वेश्चन मतलब कि मध्य पाषाण काल के जो 3 जगह हैं वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य पाषाण काल के मिलते हैं वो बागौर, सराय नाहर राय और महादहा से है। तो बागौर राजस्थान, सराय नाहर राय महादहा प्रतापगढ़ यूपी में है। तो चलिए देखते हैं सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिलता है? सराय नाहर राय में। तो भारत में मानव का अस्थि पंजर सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय मिलता है। प्राचीनतम मानव का जीवाश्म कहाँ मिला है? सराय नाहर राय में। तो प्राचीनतम मानव का जीवाश्म कहाँ मिलता है? सराय नाहर राय में मिलता है। और भारत में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं।
तो एक ये नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। और प्राचीनतम मानव जीवाश्म कहाँ मिले? सराय नहार राय में मिले हैं। तो सराय नहार राय की खोज किसने की है? केसी ओझा ने। व उत्खनन जी.आर. शर्मा द्वारा किया गया है। तो सराय नहार, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि सराय नहार राय की खोज किसने की है? केसी ओझा ने। वह सराय नहार राय का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? जी.आर. शर्मा के द्वारा। युद्ध में हत्या का प्रथम कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ कहाँ मिला है? सराय नहार राय में। तो जो प्रथम युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं भारत में वो कहाँ मिलते हैं? सराय नहार राय में। और जो यहाँ कंकाल मिला था युद्ध में, उसके सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला था। मतलब कि जो यूपी वाले होते हैं वैसे ही बदनाम होते हैं मारपीट लड़ाई झगड़े में। तो प्रथम साक्ष्य भी यूपी में हत्या का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में हत्या का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? सराय नहार राय, यूपी में। तो यूपी वालों से थोड़ा बच के रहें। तो युद्ध में हत्या का प्रथम कंकाल के सिर में प्रथम पत्थर घुसा हुआ मिला है। कहाँ मिला है? सराय नहार राय में। और मानवीय आक्रमण, जैसे हत्या का जो आक्रमण हुआ तो वो मानवीय था। और युद्ध के साक्ष्य, युद्ध के भी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सराय नहार राय में मिलते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी सराय नहार राय का देख लेते हैं। कहाँ है? प्रतापगढ़, यूपी में। अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला भारत में सराय नहार राय में। प्राचीनतम मानव जीवाश्म मिले हैं। इसकी खोज केसी ओझा व उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया है। और प्रथम युद्ध के साक्ष्य व हत्या के साक्ष्य, मानवीय आक्रमण के साक्ष्य कहाँ मिले? सराय नहार राय में। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि कहाँ पर सिर में पत्थर घुसा हुआ कंकाल मिला है? तो सराय नहार राय में मिला है। किस काल का है? मध्यपाषाण काल का है। और दूसरा महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है महादहा। तीसरा सॉरी, भागोल पहला, दूसरा सराय नहार राय, तीसरा महादहा। तो ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़, यूपी में। तो इसकी सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य मिल रहा है। बूचड़ खाने जहाँ जानवरों को ले जाके उनकी खाल आल काटी जाती है और उनको काट के अलग किया जाता है, उनकी हड्डी अलग की जाती हैं। जहाँ जानवरों को मेनली बेसिक मान लीजिए कि जानवरों को काटा जाता है, वो बूचड़ खाना कहलाता है। तो महादहा में बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? महादहा में। हड्डी या पत्थर के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि मिली है। तो हड्डी या पत्थर के आभूषण कहाँ मिले? महादहा से। और स्त्री पुरुष की एकल युगल समाधि कहाँ मिली है? महादहा से मिली है। तो दोनों का मिला के देख लेते हैं। दोनों को मिला के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर, वो कैसे पूछे जाते हैं? सराय नहार राय और दमदहा से स्तंभ गर्त पाए गए हैं। तो कहाँ से स्तंभ गर्त पाए गए? मतलब कि जो घर बने थे वो अंदर बने थे, जमीन के अंदर। तो कहाँ मिले? सराय नहार राय और दमदहा से। महादहा होएगा, सॉरी, महादहा से। तो महादहा से स्तंभ गर्त पाए गए हैं। सराय नहार राय और महादहा से स्तंभ गर्त पाए गए हैं। और दोनों जगह से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। तो जो जमीन के अंदर चूल्हे थे, गर्त चूल्हे जमीन के अंदर, वो कहाँ से मिले हैं? सराय नहार राय और महादहा से मिले हैं। और सराय नहार राय से 8 और महादहा से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नहार राय से कितने? 8 और महादहा से कितने? 35 चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा अगला है दमदहा। ये भी उत्तर प्रदेश में, वो प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में है। तो दमदमा से 3 और सराय नहार राय से 4 मानव कंकाल मिलते हैं। तो दमदहा से कितने मानव कंकाल मिलते हैं? 3। और सराय नहार राय से कितने मानव कंकाल मिलते हैं? 4 मानव कंकाल मिलते हैं। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दमदहा से हाथी दांत की लटकन मिलती है। तो जो दमदमा हमारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हाथी दांत की लटकन की भी प्राप्त होती। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि हाथी दांत की लटकन कहाँ से प्राप्त होती? तो दमदमा से प्राप्त होती है। वह सर्वाधिक 41 मानव समाधान मिले हैं। 41 मानव समाधान, या भारत में सर्वाधिक मानव समाधान कितने मिले? 41। कहाँ से मिले? दमदमा से मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा मानव समाधान कहाँ से मिले? दमदमा से। और सर्वाधिक कंकाल कहाँ से मिले? लेखिया से। तो एक ये नोट करके बगल ही में लिख लीजिएगा कि 41 मानव समाधान कहाँ से मिले? दमदमा से। और सर्वाधिक कंकाल कहाँ से मिले? देखिया से मिले हैं। तो चलिए जो आगे एक पॉइंट रह गए हैं इसके मध्यपाषाण काल के, वो देख लेते हैं। चलिए जो हमारे जो कुछ पॉइंट बाकी थे मध्यपाषाण काल के, वो देख लेते हैं। एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से सेल्सरॉक से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। माइक्रोलिथिक जो उपकरण मिले हैं, औजार मिले, वो कहाँ से मिले हैं? होशंगाबाद से। और
कहाँ होशंगाबाद कहाँ है? एमपी में। होशंगाबाद जिले के किस एरिया, मेन किस एरिया में? आदमगढ़ में 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो हमारा आदमगढ़ एमपी में है, वहां से ही प्राचीनतम उसके पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। और यूपी के मोलहाना पहाड़, जो यूपी का मोलहाना पहाड़ है, वहां से चित्रयुक्त शैलाश्रय मिलते हैं। 2 रथों का चित्र है। तो 2 रथों का चित्र कहाँ से मिला है? मोलहाना पहाड़, यूपी से, चित्र जो गुफा में है। और इसके जो 2 रथ हैं उसके आसपास सेना दिखाई गई और सेना के हाथों में तीर और धनुष दिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन अभी पिछले हम लोग ने किया था कि तीर धनुष का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता? मध्य पाषाण काल में। उसके जो चित्र बनाए हैं वो मोलहाना पहाड़ में मिले, यूपी में, 2 रथों के साथ, उसके साथ सेना 2 रथों के साथ, और उनके हाथों में हथियार, और उसके साथ वो धनुष बाण भी है। प्राचीन झोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य पैसारा से मिला है। तो प्राचीनतम साक्ष्य झोपड़ी का कहाँ से मिला है? पैसारा से। और विस्तृत झोपड़ी का साक्ष्य चौपानी मांडू से मिला है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि मध्य पाषाण काल में प्राचीनतम झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है पैसारा से, व विस्तृत झोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चौपांडी मांडो से। जो चौपांडी मांडो में झोपड़ियाँ मिली हैं वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ता होता है वैसे ही यहाँ से झोपड़ियाँ मिली चौपानी मांडो से। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि मधुमक्खियों की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ कहाँ से मिली है? चौपानी मांडो से। जो हमारा बारासिमला एमपी में है, बरकच्छा व सिद्धपुर ये यूपी में है, यहाँ से कारखाने मिले हैं। तो क्वेश्चन ये पूछे कि मध्य पाषाण काल के कौन से स्थान से कारखाने मिले हैं? बारासिमला एमपी, बरकच्छा व सिद्धपुर यूपी से मिले हैं। और जो बरकच्छा से घिसे हुए पत्थर के कुठार के ढूंढ प्राप्त हुए हैं। तो कुठार के ढूंढ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बरकच्छा से प्राप्त हुए हैं। हमारा एक अगला एरिया जो है लगनाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह गुजरात में पड़ता है। लगनाज कहाँ है? गुजरात में। इसका उत्खनन किसने किया? एच.डी. संकालिया ने। तो लगनाज का उत्खनन किसके द्वारा हुआ? एच.डी. संकालिया के द्वारा। रेत के ठोस टीले मिले हैं। जो रेत के ठोस टीले थे वो कहाँ से मिले? लगनाज से मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोत्तम नमूने कहाँ से मिले हैं? लगनाज से मिले। सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोत्तम नमूने कहाँ से मिलते हैं? लगनाज से मिलते हैं। 14 मानव कंकाल मिले हैं। तो 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले? लगनाज से मिले हैं। गेंडे की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी होगा यहाँ, हाथी नहीं। गेंडे की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लगनाज से मिलते हैं। तो लगनाज से गेंडे की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। और शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थान है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थान कौन सा? लगनाज है। कहाँ? गुजरात में। इसी कारण यहाँ रेत के ठोस टीले मिले थे गर्मी के पीछे। तो चलिए आगे चलते हैं। जो आगे कुछ पॉइंट बाकी है मध्य पाषाण काल के वो भी देख लेते हैं। चलिए जो मध्य पाषाण काल के जो कुछ पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु स्थित टेरी समूह या टेरी टेला की खोज आरबी फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। तो रॉबर्ट फुट, टेरी समूह या टेरी टेला की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और टेरी टेला का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बालू का टीला। तो टेरी टेला का अर्थ क्या है? बालू का टीला। और यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले कहाँ से मिले? टेरी टेला से मिले, जो कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। जो जल्लाहल्ली, जो कर्नाटक में स्थित है, डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक मिले हैं। जो हमारा रोमन लिपि का डी अक्षर होता है उसके आकार के तिरछे तीर फलक मिले हैं। तो जल्लाहल्ली कर्नाटक से डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक मिले। ये किस काल के? मध्य पाषाण काल के। जंगली चावल, मृद भांड, अन्नागार के साक्ष्य चौपानी मांडोस मिले हैं। तो चौपानी मांडोस क्या क्या मिला है? जंगली चावल, मृत भांड, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ है। जो भारत में अग्नि का प्रयोग हुआ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ है या नव पाषाण काल में हुआ है। लेकिन अग्नि की खोज कब हुई है? निम्न पुरा पाषाण काल में। लेकिन भारत में इसका कब इस्तेमाल होता है? मेनली नव पाषाण काल में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 4 बनते हैं
कि भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम तल या नव पाषाण काल में हुआ है। लेकिन अग्नि की खोज सबसे पहले कब हुई है? निम्न पूर्व पाषाण काल में। लेकिन भारत में कब हुई है? नव पाषाण काल में इसका प्रयोग हुआ है। जो वीर भानपुर बंगाल में, इसका उत्खनन किसने किया? बीबी लाल ने। तो वीर भानपुर का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल ने। और वीर भानपुर से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार के निर्माण स्थल मिले हैं। तो पत्थर के औजार के निर्माण स्थल या आवासीय बस्ती कहाँ से मिलती है? वीर भानपुर बंगाल से मिलती है। और आगे चलते हैं। सराय नहर, महादहा, लगनाथ से गर्त चूल्हे, जो जमीन के अंदर होते थे चूल्हे, वह जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं। तो सराय नहर, महादहा, लगनाथ से गर्त चूल्हे व जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं। सांबर क्षेत्र, राजस्थान से वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वृक्षारोपण के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सांबर क्षेत्र से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। तो वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सांबर क्षेत्र से। कब? मध्य पाषाण काल के। 1867 ईस्वी में CN कलाइयल ने सिंघल, श्रीलंका क्षेत्र से मध्य पाषाण स्थलों की खोज की थी, प्रथम बार खोज की थी। जो श्रीलंका में सिंघल क्षेत्र था, वहाँ से CN कलाइयल ने मध्य पाषाण काल के प्रथम बार खोज की थी। कब? 1867 ईस्वी में। और इस काल में, मध्य पाषाण काल में, पालतू जानवर, धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण व शवों की दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो मध्य पाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई थी? पालतू जानवर बनाने की, कुत्ते को बनाया गया था। धनुष बाण की शुरुआत हुई थी। लकड़ी की डोंगी का निर्माण किया गया था। और वह शवों को दफनाने की प्रथा मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो चलिए, जो हमारे मध्य पाषाण काल था यहाँ कंप्लीट होता है। इससे कोई भी पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटता। जो पेपरों में पूछे गए हो या जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं, सब इसमें करवाए गए हैं। इससे बाहर शायद ही पेपरों में पूछा जाए। नेट के पेपर में आ सकता है या अन्य किसी पेपर में इसके बाहर नहीं आएगा। नेट के पेपर में 1-2 पॉइंट छूट सकते हैं जो बाहर से पूछ लेता है। वो भी अगली बार जब हम करवाएंगे तब वो भी कंप्लीट करवा देंगे। इसमें कहीं ना कहीं जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, या फिर कल या परसों में इसकी एक क्लास लेंगे जब वो नव पाषाण काल होगी। तो जो पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम यही करवा देंगे, जो पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपरों में क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस प्रकार आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए, हमारा मध्य पाषाण काल खत्म होता है। इसके आगे हम कल नव पाषाण काल शुरू करते हैं। तो किसी को जो पॉइंट या कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।